Hello everyone, I am Vijaya Singh from MSc Geology second semester, and today I am here with my topic thyroid gland, which is also in the syllabus of BSc second year and as well as on MSc second semester Geology. So let's get started. तो हमारी ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, हम लोगों को आंसर लिखने से पहले एक साइनॉप्सिस तैयार करना पड़ता है। उस क्वेश्चन की एक रूपरेखा तैयार करनी होती है जिसमें हमारा एक फॉर्मेट होता है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन से हमारा जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक्स के सब टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे, फिर लास्ट में कंक्लूज़न और कहाँ से हमने उस चीज़ को लिया है उसका रेफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का साइनॉप्सिस दिया है। तो हम लोग जब सेकेंड ईयर के हिसाब में मैं देखूँ तो इसमें इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डिस्कवरी, पोजीशन, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ हम लिखेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगी, आयोडीन साइकिल। तो ये हमारा सेकेंड ईयर में इस चीज़ को स्किप करेंगे। और हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड है, इसको इंक्लूड करना है। और बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड है, ये हम लोग का थोड़ा मैं लेंथी बताई हूँ क्योंकि एमएससी के हिसाब में मैंने नोट्स बनाया है, तो उस बायोसिंथेसिस में भी हम थोड़ा थोड़ा डील करेंगे। उसके बाद फिर सेक्रेशन सेम होंगे और कंक्लूज़न हम पूरा जो भी हमारा कंक्लूड करेंगे हमारे टॉपिक से उसको कंक्लूज़न में लिखेंगे, जो लगभग 4 से 5 लाइन। और फिर रेफरेंस कहाँ पे से हमने उस टॉपिक को लिया है, एमएससी का रेफरेंस मैं बता दूंगी, बीएससी का अपने टेक्स्ट बुक का नाम लिखेंगे। अब मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ, वन बाय वन सारी चीज़ें डील करेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं लिखी हूँ, द थायराइड ग्लैंड इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन वर्टिब्रेट्स। मतलब जो थायराइड ग्लैंड होता है वो कशेरुकियों में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इन ह्यूमंस इट इज़ इन द नेक एंड इट इज़ बाइलोब्ड ग्लैंड। हम मनुष्यों में ये गर्दन के पास पाया जाता है और ये बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब 2 लोब से मिलके बने होते हैं। एक लोब्ड राइट साइड रहता है, एक लोब्ड लेफ्ट साइड रहता है। आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ आ जाएगा। थर्ड, द थायराइड ग्लैंड हैज़ द मेन रोल इन द कंट्रोलिंग अवर बॉडीज मेटाबॉलिज्म बाय कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी। मतलब थायराइड ग्लैंड का जो मेन रोल होता है वो होता है कि हमारी बॉडी के वो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करेगा? तो जो हम फूड लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और वही एनर्जी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारी यूज़ करेंगे हम एनर्जी और अपना एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे। इस ऐसे वो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ कंप्लीट होते हैं। तो जो द थायराइड ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स दैट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, वही बोला है। The way your body uses energy, the thyroid hormones regulate vital body functions including, मतलब जो हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं वो हम लोग थायराइड हार्मोन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो सारी एनर्जीज़ होती हैं। और ये सब हमारे निम्नलिखित मतलब बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो सबको वो रेगुलेट करता है। क्या क्या फंक्शन होते हैं? ब्रीथिंग में हेल्प करेगा, मतलब श्वसन में, हार्ट रेट में, सेंट्रल एंड पेरिफेरस नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम को प्रॉपर वर्क करने में, हमारा बॉडी वेट कम ज़्यादा होता है उसको मेंटेन करने में, मसल्स होते हैं जो मांसपेशियाँ उनको मजबूत बनाने में, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में, और बहुत सारी हैं। ये सारी चीज़ें में ये सारी चीज़ें करके वो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होते हैं उसको कंट्रोल करता है। अब सेकेंड पॉइंट है डेफिनेशन। द थायराइड ग्लैंड इज़ ए ग्लैंड इन द नेक विथ सेक्रेट मेटाबॉलिज्म हार्मोन्स। मतलब थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड होता है, एक ऐसा ग्रंथि होती है जो कि हमारे गर्दन में प्रेजेंट होती है और वो सेक्रेट करता है, मतलब स्रावन करता है मेटाबॉलिज्म हार्मोन्स का। आगे बताइए, मैं मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में वो हेल्प करता है, तो कैसे करेगा? वो मेटाबॉलिज्म हार्मोन्स बनाएगा तभी ना करेगा। तो वो सेक्रेट करता है मेटाबॉलिज्म हार्मोन्स को जो कि हमारे ग्रोथ के लिए, मतलब ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और वही मतलब स्पेशली रेगुलेट करता है हमारा एनर्जी के यूसेस को। किस चीज़ से? तो बाय रिलीजिंग हार्मोन्स, मतलब हार्मोन्स रिलीज करके, इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इतना हमारे डेफिनेशन में आएगा थायराइड ग्लैंड का। अब तीसरा पॉइंट इसका डिस्कवरी देखते हैं। तो थायराइड ग्लैंड का डिस्कवरी 1655 में थॉमस बॉटन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। तो इसमें बस इतना ही एक लाइन लिखना है कि थॉमस बॉटन नामक साइंटिस्ट ने सन 1655 में इसका डिस्कवरी किया। फोर्थ है हमारा पोजीशन, मतलब इसमें बताना है कि थायराइड ग्लैंड का पोजीशन कहाँ पे होता है। तो थायराइड ग्लैंड जैसे कि हम लोग पहले ही बोल के डाली में, नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, गर्दन वाले रीजन में। तो इसमें लिखना है दिस ग्लैंड इज़ लोकेटेड इन द नेक रीजन, मतलब ह्यूमंस में ये गर्दन के पास स्थित होता है।
दोनों लोब्स पाए जाते हैं, वो दोनों लोब्स ट्रैकिया और लैरिंग्स के जो जॉइंट होते हैं उनके बीच में पाए जाते हैं। मतलब कि वो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर साइड में लैरिंग्स होगा, नीचे साइड में ट्रैकिया होगा, और ये दोनों के बीच का जो जॉइंट पार्ट होगा वहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगा। और ये फेरेंजियल रीजन जो होता है टंग का, वहाँ से ओरिजिनेट होता है। बस ये 2 पॉइंट लिखना है, उतना में इसका पोजीशन पता चल गया। फिर नेक्स्ट 5th स्टेप है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में फिर लिखेंगे बाइलोब्ड होता है, मतलब कि 2 लोब से मिलके बने होते हैं, इसीलिए बाइलोब्ड ग्लैंड होता है। और दोनों इसका जो दोनों लोब है इसमें एक वाइंड पाइप होती है और एक बीच में ब्रीज बना रहता है। ब्रीज मतलब पूल। तो एक लोब से दूसरे लोब तक के बीच में एक रास्ता टाइप रहता है, उसका नाम है इस्थमस। तो दो इसमें देखेंगे 2 लोब्स रहते हैं, वो दोनों लोब्स एक स्मॉल ब्रीज से कनेक्टेड होते हैं जिसका इस्थमस बोलते हैं। और यहाँ पे भी लिखना है कि ये फेरेंजियल रीजन से ओरिजिनेट होता है, मतलब वहाँ से उत्पन्न होता है, और इसका वेट होता है 25 से 40 ग्राम का। ये एक एच शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बटरफ्लाई के रूप में रहता है, तितली के आकार का। और ऐसे देखेंगे उसका तो ब्रीज को मिला के वो एच शेप स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये एच शेप का होता है। अगर कलर में देखते हैं तो ये पिंकिश कलर का होता है, मतलब हल्का गुलाबी टाइप नज़र आता है। और ईच लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड इज़ मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल फॉलिकल्स, मतलब कि जो दोनों लोब्स हैं वो थायराइड ग्लैंड का, जैसे कि स्ट्रक्चर में देख सकते हैं अंदर में गोला गोला सा बना है, वो स्मॉल फॉलिकल्स हैं, उस चीज़ का बना हुआ रहता है। और वो फॉलिकल्स जो हैं उसका डायमीटर होता है, मतलब उसका साइज़ जो रहेगा वो 15 माइक्रोन से 150 माइक्रोन तक का होगा, और ये कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड रहेंगे। तो वो जो गोला गोला मैं बोली फॉलिकल्स, उसका नाम होता है स्ट्रोमा। और वो स्ट्रोमास मिल के ना एक क्लस्टर टाइप बना देता है, मतलब कि गांठ बनाता है सेल्स का, उसको नाम बोलते हैं सी सेल्स। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा हमारा, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, इस्थमस को बताना है, एच शेप्ड का होता है, पिंकीस कलर का होता है, और इसमें स्ट्रोमा पाया जाता है जो स्मॉल स्मॉल फॉलिकल्स के फॉर्म में रहता है लोब्स में, सी सेल्स बोलते हैं जिसको। और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, मतलब एक जाल टाइप पाया जाता है, ब्लड का नर्व्स उसमें पाए जाते हैं स्ट्रोमा में। और इसके जो लेयर होते हैं, मतलब इसका वॉल होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है, मतलब पतला वाला एक ही लाइन रहता है। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं लैरिंग्स ऊपर बना है, नीचे ट्रैकिया बना है। फिगर ए में देखेंगे तो ये गर्दन वाला रीजन है, ऊपर साइड लैरिंग्स है, नीचे ट्रैकिया है, और बीच में हमारा थायराइड ग्लैंड है। इधर बी वाला जो पार्ट बना है वो उसका जूम पार्ट है, राइट लोब, लेफ्ट लोब और स्थमस, बीच का जो ब्रीज बोल रही थी वो। तो ये डायग्राम सिंपल पड़ेगा, ये बना सकते हो, हमारे परीक्षा साल में जो था उससे ईजियर है ये। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन साइकिल। ये सिनॉप्सिस में मैंने ऐड नहीं किया है, बाकी एमएससी में इसको ऐड करना पड़ेगा। बीएससी सेकेंड ईयर में इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसमें प्लाज्मा फर्स्ट में जो दिया है प्लाज्मा T4 एंड T3, ये जाता है टिश्यू साइड में, उसके बाद रीनल आयोडाइड में चल देता है। और रीनल आयोडाइड में ये यूरिन का प्यूरिफिकेशन करेगा, उसके बाद प्यूरीफाई करके वापस से उसको टिश्यू साइड में भेज देगा और वापस वो प्लाज्मा में रिटर्न हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड, वहाँ प्लाज्मा से फिर ये टिश्यू साइड में आएगा और फिर लीवर में जाएगा। लीवर से T4 कंजुगेट होगा और T3 होगा वो सल्फेट में कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होके फिर वो गट आयोडाइड में जाएगा। गट आयोडाइड में से कुछ परसेंट उसका फूड में से चला जाएगा और कुछ परसेंट प्लाज्मा आयोडाइड में आएगा, और वही प्लाज्मा आयोडाइड फिर हमारा थायराइड ग्लैंड में जाएगा और थायरोग्लोबुलिन आयोडीन में T4 एंड T3 का सेक्रेशन करेगा। फिर वो जो है वो वापस से प्लाज्मा में जाएगा और सर्कुलेशन, ये साइकिल चलता रहेगा। ये एडिशनल है, मन लगेगा तो ऐड कर सकते हैं, नहीं लगेगा तो नहीं भी करना है। नेक्स्ट है हमारा 6th पॉइंट, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ह्यूमन्स गेट अबाउट 100 to 200 ग्राम ऑफ आयोडीन इन अ फूड, मतलब हम जो मनुष्य होते हैं वो हमारे फूड से डेली 100 से 200 ग्राम आयोडीन का ग्रहण करते हैं, और उसका 2/3 पार्ट होता है वो हमारे यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, और 10% जो भाग होता है वो आयोडीन के रूप में फॉलिकल सेल्स में कलेक्ट रहता है। और वही फॉलिकल सेल्स होता है वो ब्लड से हमारा आयोडीन को कलेक्ट करता है और अपने पास स्टोर रखता है। अब यहाँ पे जो 3 हार्मोन्स पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड में वो है T4, T3, माइट और डाइट।
T4 में टेट्रा आयोडोथायोनिन, जिसको हम लोग थायरॉक्सिन भी बोलते हैं, ये 65 से 80% प्रेजेंट होता है। और थायरोक्सिन मतलब बहुत सारी T4 हार्मोन्स कंबाइन होते हैं अमीनो एसिड्स में और बनाते हैं थायरोग्लोबुलिन। ये पहला है। सेकंड है T3 मतलब ट्राई आयोडोथायोनिन, ये 20 से 35% का प्रेजेंट रहता है। और बहुत सारे मतलब 2 मॉलिक्यूल्स डाई आयोडोटायरोसिन का और 1 मॉलिक्यूल मोनो आयोडोटायरोसिन का ये कंबाइन होगा और ट्राई आयोडोथायोनिन बनाएगा। तीसरा है मोनो या डाई आयोडोटायरोसिन, ये 3 से 4% ही प्रेजेंट होता है और ये बना होता है एमिनो एसिड्स का, जिनका नाम है आयोडीन और टायरोसिन। 7th पॉइंट है बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो बायोसिंथेसिस होता है थायराइड हार्मोन का, वो बहुत सारे जटिल स्टेप से मिलके होता है। यहाँ पे 6 स्टेप दिए गए हैं। इन 6 स्टेप से मिलके हमारा बायोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है थायराइड हार्मोन का वो कंप्लीट होता है। वन बाय वन इसको देखते हैं। फर्स्ट है बायोसिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन, मतलब सबसे पहले थायरोग्लोबुलिन का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। तो क्या क्या पॉइंट्स इसमें लिखेंगे। थायरोग्लोबुलिन सिर्फ एक सिंगल चीज़ है जो कि प्लाज्मा में मिलता है और ये आयोडीनेटेड ग्लाइकोपेप्टाइड होता है, मतलब इसमें आयोडीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आयोडीनेटेड ग्लाइकोपेप्टाइड। ठीक है। इसका अणुभार होता है 6,80,000। और अगर हम अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज से इसको देखते हैं तो इसके प्रोटीन का जो वैल्यू रहता है वो 19S होता है, 19S। ठीक है। और ये जो थायरोग्लोबुलिन होता है वो मेन प्रोटीन होता है थायराइड का और इसका संश्लेषण होता है और इसका कैटेलिजन्स जो होता है वो होता है 19S प्रोटीन है। अब उसका कैटेलाइज कराते हैं तो वो टूटता है 6S सब यूनिट में और 12S सब यूनिट में। तो अब ये टूट गया 19S 6S में और 12S में। उसके बाद जो ये 12S में टूटा प्रोटीन है वो फिर से हमारा डिवाइड होगा 17S प्रोटीन में, मतलब 17S सब यूनिट का फॉर्म करेगा। किस चीज़ से होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसिस होगा और 17S प्रोटीन का निर्माण करेगा। और फिर यही 17S प्रोटीन जो रहेगा वो गोल्जी एपरेटस के कार्बोहाइड्रेट से मिलता है और फाइनल सिंथेसिस का क्रिया करता है। और क्योंकि ये हमारा थायरोग्लोबुलिन आयोडीनेटेड ग्लाइकोप्रोटीन है बोले थे, इसीलिए जो प्रोटीन हमारा जो मिलेगा वो भी आयोडीनेटेड प्रोटीन रहेगा। और लास्ट में लिखना है थायराइड ग्लैंड जो होता है वो आयोडीन को कोलाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर रखेगा। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप है ट्रैपिंग ऑफ आयोडीन। ट्रैप करना मतलब पकड़ लेना। ठीक है। तो इसमें देखते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड में फ्लो होते रहता है ब्लड के साथ आयोडीन। तो फॉलिक्यूलर सेल्स जो होते हैं उसमें ये कैपेसिटी पाई जाती है, ये क्षमता पाया जाता है कि वो हमारा जो आयोडीन है उसको रखे अपने पास ट्रैप करके। तो फॉलिकल सेल्स हमारा जो आयोडीन होता है ब्लड में फ़्लो होते रहता है, उसको अपने पास स्टोर करके रखता है जब तक हम लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब ज़रूरत पड़ती है थायराइड ग्लैंड को आयोडीन का, उसके बाद वो स्टोर करके आयोडाइड के फॉर्म में रखेगा। फिर जब ज़रूरत महसूस होता है तब वो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा और थायराइड ग्लैंड को पास करेगा। फिर थायराइड ग्लैंड के पास आयोडीन जाएगा और वो सेक्रेट करेगा थायरोग्लोबुलिन्स मतलब T3 और T4 हार्मोन्स का। यहाँ पे ट्रैपिंग का प्रोसेस ख़त्म हो गया। ये वाले नोट्स हैं एक्स्ट्रा, इसको ऐड कर भी सकते हैं अगर एडिशनल बनाना हो तो, ज़्यादा लंबा नहीं करना है तो ये कट सकता है। अब है आयोडीनेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ आयोडोटायरोसिन मॉलिक्यूल दैट आर अटैच टू थायरोग्लोबुलिन। मतलब आयोडीनेशन मतलब आयोडाइड का आयोडीन में कन्वर्ट होना। तो अब तक देखे थे कि हम लोग थायराइड ग्लैंड में आया और T3 T4 सेक्रेट हुआ। तो अब जो थायराइड ग्लैंड एक्सेप्ट किया हुआ है आयोडीन को, मतलब फॉलिकल सेल से लिए के, वो अब एक्टिव करेंगे। तो वो एक्टिव कैसे होगा, तो वो आयोडाइड से आयोडीन में कन्वर्ट होगा और एक्टिव होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकृत हो के वो एक्टिव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंस में वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेगा और एक्टिव होगा। और इसका मेन जो कैटलिस्ट रहता है मतलब उत्प्रेरक, जो कि हमारा रिएक्शन में शामिल नहीं होगा, बाकी उसका रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देगा, ये है परऑक्सीडेज एंजाइम। तो यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में हमारा परऑक्सीडेज एंजाइम रहता है।
इसी की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन का क्रिया होगा और हमारा आयोडीन है वो एक्टिव हो जाएगा। बस इसमें इतना ही है। और आयोडीनेशन का जो प्रोसेस है ये दो इस जगह में कंप्लीट होगा। पहला तो थायराइड ग्लैंड में होगा, तो थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल सेल्स के साइटोप्लाज्म में होगा पहला ये, ठीक है। और दूसरा कोलाइट्स में होगा। तो ये दो जगह आयोडीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब है फोर्थ, रिलीज ऑफ थायरोग्लोबुलिन इनटू फॉलिकुलर ल्यूमेन। मतलब अब थायरोग्लोबुलिन से रिलीज़ करवाते हैं ना, तो हमारा जो थायराइड हार्मोन्स है फॉलिकुलर एपिथेलियम में उसमें एंटर्स करेगा फॉलिकुलर ल्यूमेन में। अब वहाँ पे वो तब तक स्टोर रहेगा फॉलिकुलर ल्यूमेन में जब तक हम लोगों को उस चीज़ की मतलब आयोडीन की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। जब ज़रूरत होगा तब वो मैसेज आएगा तो फिर वहाँ पे वो रिलीज़ करेगा। बस इतना ही है कि जब नीड होगा हम लोगों को आयोडीन का तब हम लोग रिलीज़ करेंगे, तब तक वो फॉलिकुलर ल्यूमेन में स्टोर रहेगा। उसके बाद है फिफ्थ, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो अब जो आयोडीन है वो फॉलिकुलर ल्यूमेन में स्टोर है, अब उसको हम लोग फॉलिकल सेल्स में रिटर्न करना है, रीअब्जॉर्ब करना है ना। तो ह्यूमंस में जब TSH एंटर होता है मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो उसमें फॉलिकल सेल्स जो होते हैं वो ड्रॉपलेट्स बना देते हैं, मतलब अलग अलग बूंद बना देता है हार्मोन्स का। और फिर वही हार्मोन्स को फॉलिकुलर ल्यूमेन एब्जॉर्ब करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोपाइनोसाइटोसिस। बस ये लिख देना कि रीअब्जॉर्ब करेगा और वेसिकल्स में रखेगा वो। इतना में रीअब्जॉर्प्शन का कंप्लीट हो जाएगा। बस ये है कि फॉलिकुलर ल्यूमेन्स में लेना है वापस, तो फॉलिकल सेल्स बूंद बनाएगा हार्मोन्स का, उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा फॉलिकुलर ल्यूमेन। इतना में ख़त्म। इसके बाद छठवा है हाइड्रोलाइसिस का। जल अपघटन करके रिलीज़ करेंगे अब हम लोग हार्मोन्स, क्या क्या, T3, T4, माइट और डाइट। तो थायराइड ग्लैंड रहता है, अब वो सेक्रेट करेगा T4 और T3 हार्मोन को। अब T4 और T3 हार्मोन्स बन गया। उसके बाद जो थायरोग्लोबुलिन का लाइसोसोम रहेगा वो और वेसिकल्स का मेम्ब्रेन रहेगा, ये दोनों मिलके प्रोलैक्टिक एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। किससे, तो ये जल अपघटन करके प्रोलैक्टिक एंजाइम का निर्माण करेंगे। और फिर जो लाइसोसोम रहेगा वो फिर से रिलीज़ करेगा हार्मोन्स को, वही बूंद बूंद बना के वो रिलीज़ करेगा। और वही जो रिलीज हार्मोन रहेगा फिर वो कैटेलाइज्ड होके T3, T4, माइट और डाइट का संश्लेषण करेगा। फिर यहाँ पे सिंथेसिस का प्रोसेस हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें से मेन जो संश्लेषण मतलब कैटलिस्ट रहेगा वो TCH रहेगा, मतलब थायराइड कैटेलाइज्ड हार्मोन। इसी से ये सारा हार्मोन्स हमारा कैटेलिस्ट होता है। और TSH में से सिंथेसिस होगा, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्रेशंस ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन्स का हमारा सेक्रेशन कहाँ पे होता है, ब्लड में होता है। और वो स्टोर रहता है हमारा आयोडाइड के फॉर्म में। जब वो प्लाज्मा के पास जाता है फिर वो प्रोटीन में अटैच हो जाता है। T3 और T4 रहता है वो प्रोटीन में ज़्यादा अटैच होता है। और T3 रहता है वो जल्दी जल्दी काम करता है और थोड़े समय के लिए काम करता है। और जो T4 रहता है वो लंबे समय के लिए काम करेगा लेकिन वो धीरे धीरे काम करेगा। T4 बेटर होता है। अब T4 है वो फिर से दो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है और TBG और TBPA बनाता है, मतलब थायरोक्सिन बाइंडिंग अल्फा ग्लोबुलिन बनाएगा 60% और थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्बुमिन बनाएगा 30% का, ठीक है। और ये जो TBG है ये रिजर्वायर की तरह काम करता है T3 और T4 के लिए। और TBPA है उससे थोड़ा कम अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे सेक्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। 9th है हमारा कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में लिखेंगे, मतलब ऊपर के इतने सारे थ्योरीज से हमने सीखा कि मतलब थायराइड ग्लैंड होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि सिरुकी में पाया जाता है, गर्दन के पास पाया जाता है, उसका बायोसिंथेसिस, सबको थोड़ा 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 ऐसे करके 4-5 लाइन बना देना है। और रेफरेंस में सेकेंड ईयर के लिए अपना बुक का नाम लिखना है और MSc में राइटर का नाम लिखना है। और टेक्स्ट बुक ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी बाय R.H. विलियम एंड सेकेंड मेडिकल फिजियोलॉजी बाय W.F. गैनॉन सर।